दिल्ली से एक सनसनीखेज मामला सामने आया है, जहां एक मैनेजमेंट कॉलेज के डायरेक्टर स्वामी चैतन्यानंद सरस्वती पर लड़कियों के साथ छेड़छाड़ के गंभीर आरोप लगे हैं। आरोप है कि पीजीडीएम कर रही छात्राओं के साथ साथ साधु के वेश में डायरेक्टर बना ये बाबा घिनौना खेल खेल रहा है और इस खेल में कॉलेज की वार्डन भी शामिल है, जो लड़कियों को बाबा तक पहुंचाने का काम करती है और उन पाखंडी बाबा की बातों को मानने का दबाव भी बनाती है। और कॉलेज में पढ़ने वाली लड़कियों ने जैसे ही वहां हो रहे गंदे खेल का राज खुला तो डायरेक्टर स्वामी चैतन्यानंद फरार हो गया। श्री श्रृंगेरी मठ के प्रशासक पीए मुरली की शिकायत पर बाबा के खिलाफ केस दर्ज हो गया है। चैतन्यानंद के खिलाफ 30 से ज्यादा छात्राओं ने बयान दर्ज कराए हैं, जिनमें 17 ने आरोपी पर गाली गलौज, अश्लील व्हाट्सएप मैसेज भेजने और शारीरिक छेड़छाड़ के आरोप लगाए हैं। वहीं छात्राओं का आरोप है कि संस्थान में काम करने वाली महिलाओं ने उन पर बाबा की मांग मानने का दबाव बनाया। इतना ही नहीं, बाबा अपनी गाड़ी में फर्जी यूएन नंबर लगाकर अपना भौकाल दिखाता था। पुलिस ने उस गाड़ी को जब्त कर लिया है। बाबा लगातार फरार चल रहा है, लेकिन जब पुलिस बाबा की तलाश में पहुंची तो उसके इंस्टीट्यूट में ये जो गाड़ी आप देख रहे हैं हाइन वॉल्वो गाड़ी है, जिस पर यूएन नंबर लिखा हुआ था। यूएन नंबर की गाड़ी जो फर्जी नंबर प्लेट लगाया गया था। पुलिस ने कॉलेज के सीसीटीवी फुटेज कब्जे में ले लिए हैं। संस्थान से मिले हार्ड डिस्क भी एफएसएल जांच के लिए भेज दिए गए हैं। वहीं कई टीमें बनाकर बाबा की तलाश की जा रही है। लेकिन इंस्टीट्यूट के अंदर बाबा ने अपना रहस्य लोक बना रखा था, जिसमें महिला वार्डन की मदद से वो लड़कियों को स्वामी चैतन्यानंद तक पहुंचाया जाता था। हम आपको बता दें, और इसके बाद ये पाखंडी बाबा अपना माया जाल दिखाकर लड़कियों को अपने चंगुल में फंसाने की कोशिश करता था। और इसके लिए बकायदा उसने अपनी टीम बना रखी थी, जिसमें महिला वार्डन शामिल थी, जिनका काम लड़कियों को स्वामी चैतन्यानंद तक पहुंचाना होता था। देर रात चैतन्यानंद लड़कियों को अपने मायालोक में बुलाता था और इसके लिए बकायदा वो लड़कियों को मैसेज करता था, मेरे कमरे में आ जाओ, तुम्हें ट्रिप पर विदेश ले चलूंगा, तुम्हें कोई खर्च नहीं करना होगा, अगर मेरी बात नहीं मानी तो तुम्हें फेल कर दूंगा। अगर लड़कियां उसके मायालोक में जाने से मना करती थीं, तो उन्हें एग्जाम में फेल करने की धमकी देता था। दिल्ली पुलिस ने छात्राओं के फोन चेक किए, जिनमें 50 से ज्यादा छात्राओं के फोन से चैतन्यानंद की चैट डिलीट मिली। चैतन्यानंद असली नाम पार्थ सारथी है। वॉल्वो कार किसी और के नाम से रजिस्टर्ड है। पुलिस ने 10 फर्जी नंबर प्लेट जब्त किए हैं। बाबा के खिलाफ अब तक 5 एफआईआर दर्ज हैं। 2009 और 2016 में बाबा के खिलाफ केस दर्ज हो चुका है। जल्द ही बाबा के वेश में छिपा राक्षस पुलिस के शिकंजे में होगा। उत्तर प्रदेश में लेडी सिंघम का दूसरे दिन भी एनकाउंटर जारी रहा। महिला पुलिस ने यूपी के बागपत और लखनऊ में मुठभेड़ के दौरान आरोपियों को धर दबोचा। एक तरफ जहां पूरे देश में नवरात्रि का त्योहार चल रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ मां दुर्गा के रूप में उत्तर प्रदेश की महिला पुलिस अपराधियों के रूप में मौजूद महिषासुर को ठिकाने लगाने में लगी है। और ये सिलसिला नवरात्र के दिन यूपी के गाजियाबाद से शुरू हुआ था, जो बागपत और लखनऊ तक पहुंच चुका है। लेडी सिंघम अपराधियों का एनकाउंटर कर रही हैं। ऐसा ही यूपी के बागपत में देखने को मिला। वहां महिला पुलिस की बदमाश अनीस से मुठभेड़ हो गई। काफी देर चली। मुठभेड़ में महिला पुलिस ने आरोपी को धर दबोचा। वहीं यूपी की राजधानी लखनऊ में मिशन शक्ति के तहत महिला पुलिस ने मनचले को धर दबोचा। क्यों छेड़ रहे हो लड़कियों को? आने जाने वाली लड़कियों का सील गाने का क्यों छेड़ रहे हो? नवरात्र के 2 दिन में 3 अपराधियों का एनकाउंटर हो चुका है। नवरात्र के अभी 7 दिन बाकी है। मतलब साफ है कि यूपी के राक्षस महिषासुर के लिए खतरे से खाली नहीं है, क्योंकि योगी की दुर्गा फोर्स एक्शन मोड में आ चुकी है। नवरात्रि के दौरान नफरती ताकतों पर लगाम लगाने के लिए उत्तर प्रदेश पुलिस पूरे एक्शन मोड में है। यूपी पुलिस की तरफ से कई जिलों में फ्लैग मार्च निकालकर सीधा संदेश दिया जा रहा है कि अगर किसी ने भी त्योहारों में माहौल बिगाड़ने की कोशिश की तो फिर उसको बख्शा नहीं जाएगा। कुछ दिन पहले अराजक तत्वों ने कई जिलों में जुलूस निकालकर उत्पात मचाने की कोशिश की थी। यही वजह है कि पुलिस एक्शन मोड में आ गई। नवरात्र में संवेदनशील इलाकों में योगी फोर्स की तैनाती की गई। मेरठ, जालौन, संभल, गोंडा और उन्नाव में पुलिस की तरफ से फ्लैग मार्च निकाला गया। नवरात्र के दौरान नफरती ताकतों पर लगाम लगाने के लिए यूपी पुलिस एक्शन मोड में है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने साफ निर्देश दिया है कि माहौल बिगाड़ने वालों को किसी हालत में बख्शा न जाए। यही वजह है कि हर जिले में योगी फोर्स की तरफ से फ्लैग मार्च निकाला जा रहा है। चप्पे चप्पे पर पुलिस बल की तैनाती की गई है। पंडाल है, जुलूस है, भंडारे हैं या कोई अन्य कार्यक्रम है, गरबा इत्यादि का, तो उस पर भी पुलिस बल तैनात किया जा रहा है। हर चौराहे पर सीसीटीवी और ड्रोन से निगरानी की जा रही है, जिससे उपद्रवियों को तुरंत पकड़ा जा सके। मतलब नवरात्र पर योगी फोर्स एक्शन में है।
उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के इस्लाम धर्म पर दिए गए एक बयान को लेकर फिर से विवाद खड़ा हो गया है। मुख्यमंत्री योगी ने बताया कि कैसे भारत में इस्लाम के पहले आक्रमण के बाद हिंदू आबादी को निशाना बनाया गया और क्यों लगातार हिंदुओं की आबादी कम होती गई। क्योंकि आक्रांताओं ने अपनी दमनकारी नीतियों से हिंदुओं को मिटाने की कोशिश की। सीएम योगी आदित्यनाथ आत्मनिर्भर भारत स्वदेशी संकल्प की कार्यशाला को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने दावा किया है कि कहते हैं भारत पे जब इस्लाम ने पहला हमला किया था उस समय भारत की आबादी यानी उसके बाद भी सन 1100 तक भारत के अंदर हिंदुओं की आबादी 60 करोड़ थी, 60 करोड़। और 1947 में जब ये देश आजाद हुआ उस समय हिंदुओं की आबादी रह गई थी मात्र 30 करोड़। सीएम योगी ने यह भी दावा किया कि 800-900 सालों में हिंदुओं की आबादी बढ़नी चाहिए थी। सीएम ने कहा कि हिंदू आबादी सिर्फ आक्रमणकारियों के अत्याचारों के कारण ही कम नहीं हुई, बल्कि लोग भूख, बीमारी और यातनाओं से भी मरे, क्योंकि विदेशी दास्तां ऐसी ही होती है और भारत के साथ भी वही किया गया है। अब बात उत्तर प्रदेश की सियासत की करेंगे। समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान को जेल से बाहर आए 24 घंटे से ज्यादा का समय बीत चुका है और अभी तक पार्टी का कोई भी बड़ा नेता उनसे मुलाकात करने नहीं पहुंचा है। समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव पर तोल-मोल कर बोल रहे हैं, खुद को छोटा और अखिलेश यादव को बड़ा आदमी कह रहे हैं। अब सवाल ये भी खड़ा होता है कि क्या आजम खान और अखिलेश यादव के बीच सब कुछ ठीक है, क्योंकि आजम और अखिलेश में जिस तरीके की जिसे कहा जाए कि एक दूरी देखने को हमेशा मिलती रही है, क्या सब ठीक है? क्योंकि ना आजम खान अपने पत्ते खोल रहे हैं, ना अखिलेश यादव कुछ बोल रहे हैं। 23 महीने बाद जब आजम खान जेल से बाहर आए तो पार्टी का कोई नेता उनसे मिलने तक न पहुंचा। आजम खान के दिल में इस बात की टीस जरूर है, लेकिन बोले तो क्या बोले। बड़ी पार्टी के बड़े नेता हैं, मेरे जैसे छोटे आदमी के लिए अगर कुछ बात कहेंगे तो उनका बड़कपन है। जेल से बाहर आने के बाद आजम खान को समाजवादी पार्टी में भाव नहीं मिल रहा है। यही कारण है कि उनकी बीएसपी में जाने की अटकलें जोर पकड़ रही हैं। लेकिन आजम खान ठहरे सियासत के बड़े खिलाड़ी, वो इतनी जल्दी कहां अपने पत्ते खोलने वाले, सारे अटकलों पर अपने अंदाज में जवाब दे रहे हैं। और हम बिकाऊ माल न हो, ये हमने साबित कर दिया है। अब आग न लगाओ। समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव से जुड़े सवाल पर बार बार कह रहे हैं आग न लगाओ। अब आग न लगाओ। बार बार इस तरह की सफाई से मतलब साफ है कि अब अखिलेश यादव और आजम खान के बीच रिश्तों में वो गर्मजोशी नहीं जो पहले दिखती थी। बिहार में इस साल विधानसभा का चुनाव होना है। कांग्रेस यहां अपने पांव जमाने के लिए पूरा जोर लगाती हुई दिखाई दे रही है। आजादी के बाद बिहार में पहली बार सीडब्ल्यूसी की बैठक हुई है। करीब 4.5 घंटे चली इस बैठक में बिहार में संगठन को मजबूत करने और मजबूती से चुनाव लड़ने के ऊपर चर्चा हुई। और इस बैठक में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी समेत पार्टी के सीनियर लीडर मौजूद रहे। बैठक करीब 4.5 घंटे चली। इस बैठक को 51 लोगों ने संबोधित किया। मीटिंग में 2 प्रस्ताव पारित किए गए। एक राजनीतिक प्रस्ताव था तो दूसरी बिहार की जनता से अपील। बैठक के बाद कांग्रेस की ओर से दावा किया गया कि राहुल गांधी वोट चोरी के मुद्दे पर बम फोड़ते रहेंगे। अगले 1 महीने में मिनी हाइड्रोजन बम, यूरेनियम बम, प्लूटोनियम बम, अलग अलग बम फोड़ने वाले हैं। बिहार में कांग्रेस करीब 3 दशक में बैसाखी के सहारे चल रही है। बिना आरजेडी के सहारे डबल डिजिट में पहुंचना मुश्किल होता है। पार्टी के दिग्गज नेता भी जानते हैं कि बिहार में कुछ चमत्कार करना होगा तो लोक लुभावन वादे करने होंगे। राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे के बयानों से तो ऐसा ही लग रहा है। यहाँ के नौजवानों को नौकरी दिलाना और इन्फ्लेशन को कम करना, ये सारी चीजें हमारे एजेंडा में है। कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक में केंद्र की मोदी और राज्य की नीतीश सरकार पर निशाना साधा गया। मध्य प्रदेश की मोहन यादव सरकार के एक गजट नोटिफिकेशन से राज्य में एक नई सियासी जंग अब छिड़ गई है, जिसमें गोवंशीय पशुओं के मांस को जीएसटी फ्री रखा गया है। और इसके बाद कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने अब मोहन यादव सरकार को नकली गोभक्त तक कह दिया है। दरअसल 18 सितंबर को एमपी के वाणिज्यिक कर विभाग ने एक गजट नोटिफिकेशन जारी किया था, जिसमें गोवंशीय पशुओं के मांस को जीएसटी मुक्त रखा गया है। इस पर एमपी कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने बीजेपी को घेरा और कहा कि हम अपने राज्य में गाय नहीं कटने देंगे। वहीं बीजेपी ने जीत के दावे को खारिज किया है। पे आरोप लगाने से पहले आपको मुख्यमंत्री का धर्म तो निभाना पड़ेगा। ये 0% गो मांस पर जीएसटी का मैसेज क्या है?
ये मैसेज है कि गाय का मांस और ज्यादा एक्सपोर्ट करो दुनिया भर में। मध्य प्रदेश की धरती पर ना तो गाय काटी जा सकती, ना गाय को काटने के इरादे से बेची जा सकती, ना गोकसी के इरादे से गाय को इकट्ठा करके ले जाया जा सकता। इस पर मध्य प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने 2004 में कानून बनाया है। इतना ही नहीं, जीतू पटवारी ने दावा किया है कि 26 और 27 सितंबर को कांग्रेस पूरे प्रदेश में इसके विरोध में आंदोलन करेगी। लेकिन कुछ भी हो, गोमांस को जीएसटी फ्री करने के फैसले ने राज्य में नई सियासी जंग छेड़ दी है। उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में फिर एक बार थूक जिहाद का मामला सामने आया है। एक होटल में थूक लगाकर रोटियां सेकने का वीडियो खूब वायरल हो रहा है। पुलिस वीडियो के आधार पर केस भी दर्ज कर चुकी है। लेकिन इस वीडियो के वायरल होते ही पूरे इलाके में आक्रोश फैल गया है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कैसे एक शख्स रोटियां बना रहा है, लेकिन जैसे ही उन रोटियों को सेंकने के लिए तंदूर में डालता है, उससे पहले रोटी में थूक देता है। ये दो तस्वीरें गाजियाबाद के करीम होटल की बताई जा रही हैं। पहली तस्वीर में आप देख सकते हैं कैसे सफेद कलर की टी शर्ट पहने एक शख्स रोटी में थूकता नजर आ रहा है। वहीं दूसरी तस्वीर में भी नीले कलर का कुर्ता पहने शख्स रोटी में थूकता नजर आ रहा है। वीडियो वायरल होने के बाद हिंदू संगठनों ने इस पर आपत्ति जताई है। ये है करीम होटल जो विजय विहार के अंदर स्थित है और ये पिछले कुछ सालों से लगातार थूक थूक कर लोगों को रोटी खिला रहे हो। यहाँ ये नहीं है सिर्फ हिंदू आते हैं, यहाँ हर एक धर्म का व्यक्ति आता है और उसका अपमान करने का कार्य करीम होटल वाले लगातार कर रहे हैं। पुलिस ने आरोपी कर्मचारी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है, लेकिन लोगों को खाने पीने की चीजों में सतर्क रहने की जरूरत है और ऐसी मानसिकता ही समाज में जहर फैला रही है। नवरात्रि में कुट्टू का आटा खाने से बीमार पड़ने वालों की संख्या लगातार बढ़ रही है। अलग अलग स्थानों से लोगों के बीमार होने की खबरें भी हमें मिल रही हैं। गाजियाबाद में भी कुट्टू के आटे की रोटी खाने से कई लोग बीमार हो गए। और तस्वीरों से साफ है जिनके हाथ में कैनुला लगा है वो लोग बीमार हैं। गाजियाबाद के लोनी में रहने वाले इस परिवार के सभी लोगों ने नवरात्रों के व्रत में कुट्टू के आटे से बनी रोटी खाई। अचानक लोग बीमार पड़ गए। बीमार लोगों में घर की महिला, बुजुर्ग और बच्चे शामिल हैं। नवरात्रि के व्रत रखे थे, कुट्टू का आटा लाए थे, बनाया था रात को। घर में 5 है, 5 को दिक्कत है, 5 ने व्रत रखा हुआ था, 5 ने कुट्टू का आटा खाया है। परिवार के लोगों ने बताया कि उन्होंने रात को व्रत खोलने के बाद कुट्टू के आटे की रोटियां खाईं। खाना खाने के बाद सोते समय परेशानी महसूस हुई। कुछ ही देर में उल्टी, चक्कर और पेट दर्द की शिकायत होने लगी। इसके बाद पीड़ित लोग अस्पताल गए। बीमार लोगों को राहत मिलने के बाद डॉक्टर ने उन्हें घर भेज दिया। पीड़ित परिवार ने बताया कि इन्होंने पास की दुकान से आटा खरीदा था। जानकारी मिलने पर खाद्य विभाग की टीम पहुंची। दुकान से कुट्टू के आटे का सैंपल लेकर जांच के लिए भेजा। रिपोर्ट आने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। आई लव मोहम्मद से शुरू हुआ विवाद अब उज्जैन तक पहुंच गया है, लेकिन यहाँ आई लव मोहम्मद के पोस्टर्स नहीं बल्कि आई लव महाकाल के पोस्टर्स लहराए जा रहे हैं। एक कार्यक्रम में कुछ लोग आई लव महाकाल के पोस्टर्स लेकर पहुंचे और इसके बाद एक नई बहस छिड़ गई। हिंदू संगठन कह रहा है कि जब आई लव मोहम्मद गलत नहीं है तो फिर आई लव महाकाल से भी किसी को परेशानी नहीं होनी चाहिए। और कानपुर में आई लव मोहम्मद से शुरू हुई मुहिम का जवाब सामने आ गया है। उज्जैन के एक गरबा प्रोग्राम में कुछ लोग आई लव महाकाल के पोस्टर लेकर आए, जहां उन्होंने पोस्टर दिखाने के साथ ही बाबा महाकाल की जय जयकार के नारे लगाए। आई लव महाकाल, महाकाल से प्यार करते हैं। आई लव महाकाल। उज्जैन की यह तस्वीर नवरंग डांडिया महोत्सव की है, जहां करीब 5000 से ज्यादा लोग गरबा महोत्सव में जुटे। इन लोगों के हाथ में पोस्टर थे जिन पर बड़े बड़े अक्षरों में लिखा था आई लव महाकाल। आई लव महाकाल के ये पोस्टर पहली बार सामने आए हैं और ये इसलिए हुआ क्योंकि देश भर के तमाम शहरों में आई लव मोहम्मद के पोस्टर लहराए जा रहे हैं। शहर शहर मुस्लिम समुदाय के लोग जुलूस निकाल रहे हैं और समर्थन में अपने अपने तर्क दे रहे हैं। ये हमारा अधिकार है, हमारा हक है। महाकाल हमारे महादेव हैं, इनके लिए हम जान भी दे देंगे और जान ले भी लेंगे। पूरी दुनिया में अगर कोई भी व्यक्ति नबी की शान में गुस्ताखी करेगा तो ये मुसलमान बर्दाश्त नहीं करेगा। आई लव मोहम्मद सड़क पे लिखा, हमने महाकाल को सड़क पे नहीं लिखा। हमने हमारे पंडालों में व्यवस्थित जगह पे महाकाल आई लव महाकाल लिखा। नबी की शान में जो भी गुस्ताखी करेगा उसको मतलब हम प्रशासन के हवाले कर देंगे। सवाल ये है कि आखिर इस बहस का अंत क्या होगा? क्या कोई भी धर्म इस तरह अंधभक्ति की इजाजत देता है? मध्य प्रदेश के सीहोर में दुर्गा पंडाल में लव जिहाद की अनोखी झांकी बनाई गई है। साथ ही पंडाल के बाहर दुर्गा उत्सव समिति ने पंडाल में जाने के नियमों का पोस्टर भी लगा दिया है, जिसमें साफ साफ लिखा है कि पंडाल में बॉलीवुड सॉन्ग नहीं चलाएं। साथ ही प्रवेश के लिए मर्यादित कपड़े पहनकर ही आए श्रद्धालु और यहाँ पर सिर्फ माता के भक्तों को ही प्रवेश मिलेगा। पहचान बदलकर आने वाले जिहादियों की खैर नहीं।
जिहादियों को एंट्री नहीं दी जाएगी, आएंगे तो तोड़ दिया जाएगा। सीहोर के इस दुर्गा पंडाल में लव जिहाद को लेकर विशेष झांकी भी तैयार की गई है। कट्टरपंथियों को बचाने के लिए, साथ में उनको जागरूक करने के लिए हमने इस झांकी का प्रदर्शन। जागरूकता बढ़ाने के साथ साथ अब हिंदू समाज के लोग सरकार से लव जिहाद को रोकने के लिए कड़ा कानून बनाने की मांग कर रहे हैं। जिस प्रकार आधी रात को नोटबंदी का कानून लागू हो सकता है, उसी प्रकार ये जिहादियों को फांसियों की सजा का कानून लागू करना पड़ेगा सरकार को। संदेश साफ है कि 9 दिन तक चलने वाले इस धार्मिक आयोजन की मर्यादा है, जिसका पालन जरूरी है। दिल्ली के बीजेपी विधायक रवि नेगी ने गरबा पंडालों में एंट्री को लेकर मुख्यमंत्री और पुलिस कमिश्नर को पत्र लिखा है और उस पत्र में उनका कहना है कि गरबा में एंट्री करने वालों को आधार कार्ड लाना अनिवार्य किया जाए, क्योंकि गैर हिंदुओं के गरबे में जाने से लव जिहाद जैसी घटनाएं घट सकती हैं। और इन्हीं घटनाओं से बचने के लिए गरबे में गैर हिंदुओं की एंट्री का विशेष ध्यान रखा जाना चाहिए। रवि ने पत्र के जरिए सीधे मांग की है कि जो लोग गरबे में एंट्री करें तो उनके आधार कार्ड की जांच हो। रवि नेगी की इस मांग का मुस्लिम समुदाय के लोगों ने भी समर्थन किया है। जो पंडाल लगे गरबा करने के लिए, जो आयोजक है, वो आयोजकों के साथ एक मीटिंग होनी चाहिए और उनको बताना चाहिए कि गैर हिंदू और जिहादी मानसिकता के लोग उस पंडाल में ना जाए। मुसलमानों से अपील करता हूँ कि ऐसा काम करें हमारे देश में कि वो ऐसी जगह ना जाएं जो किसी के दिल को ठेस पहुंचे। गरबा में जाने का मुसलमानों का क्या मतलब है? वहाँ उनका कोई काम नहीं है, इसलिए उनको जाना भी नहीं चाहिए। सीधी सी बात है, गरबा एक उनका त्यौहार है, उनका एक मजहबी त्यौहार होता है, तो जाहिर है कि मुसलमान का वहाँ कोई काम नहीं है। मुस्लिम समाज के लोगों का भी साफ कहना है कि दूसरे धर्म के त्योहारों में नहीं जाना चाहिए, लेकिन कुछ अराजक तत्व माहौल बिगाड़ने के मकसद से गरबे में एंट्री करते हैं। उत्तर प्रदेश के वाराणसी में छात्राओं ने एक अनोखा उपकरण बनाया है जिसे मोदी रिंग का नाम दिया गया है और इसकी खासियत यह है कि कोई भी अनहोनी होने पर लोकेशन के साथ ही तुरंत पुलिस हेल्पलाइन 112 और परिजनों को अलर्ट देगी। और इसके साथ ही इसमें हाई वोल्टेज का पावर भी है, जिसे टच कराने पर सामने वाले को झटका भी देगा। महिला सुरक्षा के लिए इस अनोखे उपकरण को काशी की 5 छात्राओं ने मिलकर तैयार किया है। ऑपरेशन सिंदूर से ये प्रेरित है। इस रिंग में एक बटन है जो आपात स्थिति में 5 संपर्कों को एक साथ लोकेशन शेयर करता है। इस रिंग को मोदी रिंग स्मार्ट वुमेन सेफ्टी नाम दिया गया है। इस प्रयोग से लड़कियों को सुरक्षा तो मिलेगी, साथ ही कानून व्यवस्था को बनाए रखने में भी मदद मिलेगी। ये कारनामा वाराणसी की शीतला चिल्ड्रन स्कूल में पढ़ने वाली श्रेया, जीविका, सौम्या, आरोही और अदिति ने किया है। इन लड़कियों की योजना आगे भी बेहतर उपकरणों को बनाने की है। अंतरिक्ष यात्री शुभांशु शुक्ला ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर एक वीडियो शेयर किया है। अपने अनुभव साझा करते हुए उन्होंने बताया कि अंतरिक्ष में हम जो कुछ भी तैरता देखते हैं वो वास्तव में गिर रहा होता है। चलिए देखते हैं। और उन्होंने इस बात को समझाने के लिए एक वीडियो भी शेयर किया जिसमें वो कैमरे का लेंस छोड़ते हैं और वो नीचे गिरने के बजाय तैरने लगता है। देखिए कैसे वो कैमरे के लेंस को पहले खोलते दिखाई दे रहे हैं और वो उस लेंस को वहीं छोड़ते हैं। इसके बाद 2 दूसरे कैमरे के लेंस को भी ओपन करते हैं, निकाल के फिर दोनों को चेंज करते दिखाई दे रहे हैं। आप किसी भी चीज को निकाल के ऐसे ही छोड़ सकते हैं। शुभांशु ने बताया कि जब वो पहली बार अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पहुंचे तो उनके मन में भी यही सवाल था कि अगर वो किसी चीज को छोड़ेंगे तो क्या वो गिर जाएगी, क्योंकि पृथ्वी पर ऐसा ही होता है, लेकिन अंतरिक्ष में चीजें तैरती है। शुभांशु के मुताबिक यही प्रक्रिया ऑर्बिट में होती है। अंतरिक्ष यात्री और उनके आसपास की हर चीज पृथ्वी के चारों ओर एक ही गति से गिर रही होती है। अपनी प्राकृतिक सुंदरता, बौद्ध मठों के लिए पर्यटकों की पसंद लद्दाख छात्र आंदोलन को लेकर हिंसा की आग में सुलगता हुआ नजर आ रहा है। लद्दाख को पूर्ण राज्य का दर्जा और 6ठी अनुसूची की मांग पर लेह में जारी विरोध प्रदर्शन अब हिंसक हो गया है। हिंसा में 4 लोगों की मृत्यु हुई और 30 से ज्यादा के घायल होने की खबर मिल रही है। प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच आज झड़प हुई और पत्थरबाजी में कई लोग घायल हुए। और गुस्साई भीड़ ने सीआरपीएफ की गाड़ी और पुलिस की एक गाड़ी को आग के हवाले कर दिया। साथ ही बीजेपी ऑफिस पर भी हमला किया। लद्दाख में जारी आंदोलन के बीच 2 महिला प्रदर्शनकारियों की तबीयत बिगड़ने पर छात्र बेकाबू हो गए और सुरक्षा बल की तैनाती की गई। ये छात्र सोशल एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक के समर्थन में विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, जो 15 दिन से भूख हड़ताल पर बैठे हैं। इन छात्रों की 4 मांगे हैं। पहला, लद्दाख को पूर्ण राज्य का दर्जा। दूसरा, 6ठी अनुसूची की मांग। तीसरा, कारगिल और लेह को लोकसभा सीट बनाया जाए। और चौथी मांग, सरकारी नौकरी में स्थानीय लोगों की भर्ती।
चीन से लगे शांत इलाके में हिंसा ने हर किसी को हैरान कर दिया है, क्योंकि यहाँ इस तरह का प्रदर्शन पहली बार हुआ है। अब छात्रों की इन मांगों को लेकर दिल्ली में 6 अक्टूबर को बैठक होगी। जिन हाथों की कैंची से स्टाइल बना करती थी, उन्हीं हाथों पर अब ठगी के आरोप लग रहे हैं। मशहूर हेयर स्टाइलिस्ट जावेद हबीब और उनके बेटे अनस हबीब के खिलाफ उत्तर प्रदेश के संभल में मामला दर्ज कर लिया गया है। आरोप है कि उन्होंने 150 से ज्यादा लोगों को क्रिप्टो इन्वेस्टमेंट के नाम पर ठगा है, करोड़ों रुपए की धोखाधड़ी की है। और लोगों ने रायसत्ती थाने में इसकी शिकायत की। आरोप है कि मशहूर हेयर ड्रेसर जावेद हबीब और उनके बेटे ने लोगों का भरोसा जीतने के लिए संभल में एक सेमिनार का आयोजन किया। एक साल में 50% से 70% रिटर्न का वादा किया। बाइनेंस बिटकॉइन ऐप में इन्वेस्टमेंट कराया, लाखों रुपए ट्रांसफर करवाए। जब ऐप हुआ बंद तो ठगी का एहसास हुआ। लोगों ने रायसत्ती थाने में जावेद हबीब, उसके बेटे समेत 3 पर FIR दर्ज कराई है। एक ग्रुप ऑफ लोगों के द्वारा आगे तहरीर दी गई कि तो उनके साथ लाखों रुपए का फ्रॉड है, वो जावेद हबीब नामक व्यक्ति के द्वारा किया गया है। संभल में जावेद हबीब ने जहां दफ्तर खोला था, वहां ताला लटका हुआ है। कोई लोगों के सवालों का जवाब देने के लिए मौजूद नहीं है। लोग खुद को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। फैशन की दुनिया में जावेद हबीब बड़ा नाम है। यही कारण है लोगों को इनकी कही बातों पर भरोसा हो गया। वो समझ नहीं पाए कि कोई व्यक्ति RBI के तय मानक से ज्यादा रिटर्न कैसे दे सकता है। और अब बात नक्सलियों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान में सुरक्षा कर्मियों को मिली सफलता की करेंगे। छत्तीसगढ़ और झारखंड में सुरक्षा बलों ने नक्सलियों की कमर तोड़ दी है। अभियान में लगातार सफलता मिल रही है। और झारखंड के गुमला में सुरक्षा कर्मियों ने मुठभेड़ में JJMP के 3 उग्रवादियों को मार गिराया है, जिसमें 5 लाख का इनामी छोटू भी ढेर हुआ है। वहीं छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा में 64 लाख के 30 इनामी समेत कुल 71 नक्सलियों ने सरेंडर किया है। झारखंड के गुमला में मुठभेड़ में मारे गए उग्रवादियों को पास घातक हथियार थे। मारे गए उग्रवादियों में इनामी कमांडर लालू लोहरा और छोटू उरांव शामिल हैं। केच के जंगल में ये उग्रवादी कैंप लगाकर रह रहे थे। छत्तीसगढ़ के घोर नक्सल प्रभावित दंतेवाड़ा में पुलिस कस्टडी में खड़े ये लोग नक्सलवाद से जुड़े थे। इलाके में लगातार चल रहे अभियान के बाद इन लोगों ने पुलिस के सामने सरेंडर किया। केंद्र सरकार 31 मार्च 2026 तक भारत को नक्सल मुक्त बनाने का लक्ष्य रखा है। इसी के तहत नक्सल प्रभावित इलाकों में तेजी से अभियान चल रहा है। उत्तराखंड के कुमायूं में कमिश्नर के औचक निरीक्षण ने तहसीलदार की पोल खोलकर रख दी। जब कमिश्नर पहुंचे तो तहसीलदार के घर का नजारा चौंकाने वाला था और इस घटना ने तहसील प्रशासन की कार्यशैली पर भी गंभीर सवाल खड़े कर दिए। क्या इन सब साइट्स पे गए हैं स्वयं या नहीं गए? सब पे नहीं गए तो फिर क्यों रुकी? और लगातार शिकायत मिलने के बाद कमिश्नर दीपक रावत ने पहले तहसील का जायजा लिया, फिर कानूनगो के घर पहुंच गए। घर का नजारा देख कमिश्नर चौंक गए, क्योंकि यहाँ फाइलों का अंबार जो था। हल्द्वानी तहसील कानूनगो के घर से चल रही थी। इसकी जानकारी खुद कमिश्नर ने दी। मैं तो ये तहसील का जो रूटीन इंस्पेक्शन है वो कर रहा था। जब ये मामले में देख रहा था तो मैंने देखा काफी इसमें पेंडेंसी है। जांच में सामने आया कि कानूनगो अशरफ अली दफ्तर के बजाय अपने घर से ही कामकाज कर रहे थे। घर बैठकर रिपोर्ट तैयार करते थे। कई फाइलों को जानबूझकर लंबित किया गया। कमिश्नर की इस कार्रवाई से तहसील प्रशासन में हड़कंप मच गया और कमिश्नर ने सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए। इस बार दशहरे से पहले रावण, दिल्ली का रावण अमेरिका और कनाडा के लिए उड़ान भरेगा। पुतले की कीमत से ज्यादा फ्लाइट का खर्चा होगा। रावण के पुतले का अमेरिका से ऑर्डर ऐसे समय में आया है जब हाल ही में ट्रंप ने भारत पर दुगना टैरिफ लगाने का ऐलान किया है। और दशहरे से पहले दिल्ली में रावण मार्केट सजने लगी। रावण, कुंभकर्ण और मेघनाथ के पुतले बनकर तैयार होने लगे हैं। दिल्ली के टैगोर गार्डन के ततारपुर रावण मार्केट में ये पुतले तैयार हो रहे हैं। दिल्ली में इस बार विदेशी बाजार के लिए रावण के पुतले तैयार हो रहे हैं। इसकी हाइट कितनी रहेगी और कितने पुतले विदेश भेजे जाएंगे, ये सब मार्केट के कारीगर ने बताया। छोटे 2.5-3 फुट के 2-4 इधर कनाडा गए, 2-4 अमेरिका। रावण के अमेरिका भेजने की चर्चा जोरों पर है। वो इसलिए क्योंकि हाल ही में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पर 2 गुना टैरिफ लगाया है, जिसके बाद माना जा रहा है कि भारत से रावण अमेरिका भेजे जाएंगे तो टैरिफ का असर फ्लाइट के खर्चे पर जरूर पड़ेगा। यानी जितने रावण के पुतले की लागत है, जितनी उसकी कीमत नहीं, उससे कहीं ज्यादा खर्चा फ्लाइट पर ही आ जाएगा। उत्तराखंड के ऋषिकेश से रामलीला का मंचन छोड़कर श्रीराम की टोली थाने पहुंच गई। दरअसल प्रशासन की तरफ से रावण दहन की अनुमति नहीं मिली थी और यही नहीं, आरोप ये भी है कि कलाकारों पर केस भी दर्ज कर लिया गया। डरता हूँ तेरी बकवासों से। जिससे नाराज होकर रामलीला के कलाकार रामलीला का मंचन छोड़कर प्रदर्शन करने थाने पहुंच गए। दिलचस्प बात ये थी कि ये सभी कलाकार अपने पात्र की पोशाक में प्रदर्शन करने थाने पहुंचे।
प्रदर्शनकारियों में राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न और सीता समेत हनुमान के पात्र अपनी वेशभूषा में शामिल थे। जिसने भी ये नजारा देखा वो आश्चर्यचकित रह गया। दरअसल 70 साल पुरानी सुभाष बनखंडी श्री रामलीला कमेटी से जुड़े कलाकारों और पदाधिकारियों ने रामलीला मंचन और दशहरे पर रावण दहन की अनुमति न मिलने पर प्रदर्शन करने का फैसला लिया। यही नहीं, ये भी आरोप लगाया कि रामलीला के कलाकारों और पदाधिकारियों पर झूठे केस लगाए, जिससे सभी ने गिरफ्तारी देने का फैसला किया। एक कहावत तो आपने जरूर सुनी होगी कि सावधानी हटी और दुर्घटना घटी, लेकिन नजर हटी और चोरी की वारदात घटी। कुछ ऐसा ही मामला सामने आया है मिर्जापुर के विंध्याचल में, जहां दुकानदार की नजर से बचकर दरोगा जी ने 100 रुपए की चुनरी ही चुरा ली। और ये शर्मनाक हरकत वहां लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। आप भी देखिए, मां विंध्यवासिनी धाम में प्रसाद की दुकान पर एक से बढ़कर एक माता को भेंट चढ़ाने के लिए चुनरिया सजी है, जिन्हें ये दरोगा इत्मीनान से पसंद कर रहा है। इसके बाद दुकानदार के आते ही दरोगा ने बनावटी मुस्कान के साथ चुनरी वापस रख दी, लेकिन जैसे ही दुकानदार पलटा और थोड़ा दूर गया, वर्दी वाले दरोगा जी ने सेंध लगा दी और अपने थैले में चुनरी रखकर मौके से 9-2-11 हो गए। ऐसे में बड़ा सवाल ये है कि मां विंध्यवासिनी धाम में नवरात्रों पर लगभग 2000 पुलिसकर्मी सुरक्षा में तैनात किए गए हैं, लेकिन वर्दीधारियों से ही दुकानदारों का सामान सुरक्षित नहीं है। पावन धाम में महज 100 रुपए की चुनरी के लिए वर्दी पहने दरोगा जी का ईमान डगमगा गया और उनकी करतूत कैमरे में कैद हो गई। उत्तर प्रदेश के कानपुर से एक दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है। यहाँ दहेज के लिए ससुरालियों ने हैवानियत की सारी हदें पार कर दी। दहेज में 5 लाख रुपए न मिलने पर महिला को एक कमरे में बंद कर अंदर सांप छोड़ दिया, जिसने महिला के दाएं पैर में दस लिया। सांप के काटने से महिला की हालत बिगड़ गई और ससुराल वाले कमरे के बाहर हंसते रहे। मामला कानपुर के कर्नलगंज इलाके का है। पीड़ित ने अपनी बहन को फोन करके बुलाया, जिसके बाद उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया। डॉक्टरों के मुताबिक पीड़िता की हालत गंभीर बनी हुई है। कर्नलगंज थाने में पीड़िता की बहन ने उसके पति समेत 7 लोगों के खिलाफ केस दर्ज कराया। वहीं पुलिस का कहना है कि मामले में सख्त कार्रवाई की जाएगी। इस तरह का पहला केस है जो हम लोग के संज्ञान में है, जिसमें कि सांप से कटवा करके वो इस तरह से प्रताड़ित करने का प्रयास किया गया। इसमें हम लोग गंभीर कार्रवाई तत्काल करवाएंगे। आरोप है कि कमरा बनाने के लिए 1.5 लाख रुपए लेने के बाद ससुराल वाले और 5 लाख रुपए की डिमांड कर रहे थे। पुलिस मामले की तफ्तीश में जुटी है। पति पत्नी में रूठना, मनाना, प्यार, तकरार और नोकझोंक आम बात है, लेकिन कानपुर में एक मामूली से विवाद में पति को पत्नी के इतने भयंकर गुस्से का सामना करना पड़ा जिसे वो उम्र भर याद रखेगा। पत्नी ने गुस्से में आकर अपने पति का आधा कान दांतों से काट दिया और धारदार हथियार से हमला कर पति को लहूलुहान कर दिया। खून से लथपथ पति थाने पहुंचा, जहां पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर उसका मेडिकल कराया। दंपति के बीच तलाक का मामला पहले से कोर्ट में चल रहा है। मामला कानपुर के अनवरगंज इलाके का है। सोमवार रात पानी भरने को लेकर पति पत्नी के बीच विवाद हो गया। गुस्से में पत्नी ने अमित की जमकर पिटाई कर दी। जब अमित ने खुद को बचाने की कोशिश की तो गुस्से में पत्नी ने दांतों से कान ही काट डाला। पत्नी ने इतनी जोर से काटा कि आधा कान उसके मुंह में चला गया। खून से लथपथ पति भागता हुआ थाने पहुंचा और पत्नी के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई। दरअसल अमित सोनकर ने 8 साल पहले लव मैरिज की थी, लेकिन शादी के बाद दोनों के रिश्ते में तनाव आ गया और झगड़े होने लगे। पीड़ित ने पुलिस से गुहार लगाते हुए कहा कि वो अपनी पत्नी से छुटकारा चाहता है। अब जिस खबर की हम बात करने वाले हैं वो आपके और आपके बच्चों के लिए बेहद जरूरी है। आपके बच्चों का शौक कहीं उन्हें चोर ना बना दे। मध्य प्रदेश के भोपाल से ऐसी ही एक चौंकाने वाली खबर आई है, जहाँ स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों को आईफोन के शौक ने लुटेरा बना दिया। और इतना ही नहीं, इन बच्चों ने लूटे गए जेवरात को एक फाइनेंस कंपनी में गिरवी रखा और उस रकम से आईफोन भी खरीदा। पुलिस को जब इनके मॉडस ऑपरेंडी का पता चला, खुलासे चौंकाने वाले थे। पुलिस ने 2 नाबालिगों को 10 लाख के माल के साथ गिरफ्तार किया है। आप इन तस्वीरों को देखिए। पुलिस ने कई जेवरात आरोपी बच्चों से बरामद कर लिए हैं। पूछताछ में आरोपियों ने कबूला है कि उन्होंने 5 चेन स्नैचिंग की वारदात को अंजाम दिया है। एक आरोपी 9वीं क्लास में पढ़ रहा है, तो वहीं दूसरे ने 9वीं क्लास में रहते हुए पढ़ाई छोड़ दी है। तो इन्हें आईफोन खरीदने का शौक था, तो इसी अमाउंट से इन्हें आईफोन खरीदा है। साथ ही पूछताछ में अभी मेमोरेंडम पे ये भी आया है कि कुछ जेवरात इन्होंने मुथूट फाइनेंस में गिरवी रखे हैं। ऐसे में बच्चों से जुड़ना, उनकी जरूरतों को समझना बेहद जरूरी है, क्योंकि आपकी लापरवाही बच्चों को ऐसे अपराधों की तरफ धकेल सकती है। चोरी करने के लिए बदमाश क्या क्या तरीके नहीं अपनाते, कई बार तो ये समझ से बाहर होता है। और एक ऐसी ही दिलचस्प खबर मध्य प्रदेश के दमोह से सामने आई है, जहां पुलिस ने 4 शातिर आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जो लग्जरी कारों में बकरियों को लूटकर भाग जाते। जी हाँ, सही सुना आपने।
थाने नोहटा के सामने बाहर खड़ी ये गाड़ियों के ही नकाबपोश शातिर चोरी की वारदात को अंजाम दिया करते थे और इनके निशाने पर बकरियां होती थी। पुलिस के हत्थे चढ़े ये चारों शातिर बदमाश बकरी चोर निकले। दरअसल कुंजपुरा गांव में पिछले दिनों चोरी की एक सनसनीखेज वारदात हुई थी। गांव की एक महिला को इन शातिर लुटेरों ने घर में बंधक बनाकर उसके गहने और मोबाइल फोन छीने और आंगन में बंधी हुई 22 बकरियां लग्जरी गाड़ियों में भरकर ले गए। कुल 4 आरोपी अरेस्ट हुए हैं, उनसे कुल 22 बकरी नग बरामद हुए हैं। लुटेरों की इस गैंग से इलाके में दहशत फैल गई। पुलिस ने पन्ना जिले के पवई इलाके से गैंग को पकड़ा। पूछताछ में आरोपियों ने खुलासा किया कि ये घरों की पहले रेकी करते थे और जिन घरों में बकरियां ज्यादा होती थी वो इनके निशाने पर रहते थे और बकरियां चुराकर ये उन्हें कसाई खाने में बेच देते थे। पश्चिम बंगाल के कोलकाता में मूसलाधार बारिश के बाद कई इलाकों में बाढ़ पैदा हो गई है। कई घंटे बीते जाने के बाद भी यहाँ के हालात बद से बदतर हो रहे हैं। मकान से लेकर सड़क तक पानी ने कब्जा जमा लिया है, जिसे देखकर ऐसा लग रहा है कि वहाँ कोई नदी उतर आई हो। उसकी लहरें सब कुछ अपने साथ बहा ले जाने के लिए आमादा थी। कोलकाता में भारी बारिश से कई इलाके जलमग्न हो गए, सड़कें दरिया बन गई। वहाँ मौजूद कुछ गाड़ियाँ सैलाब में समा गयी तो कुछ पानी की तेज धारा में बह गयी। ऐसी ही तस्वीरें कोलकाता के दूसरे इलाके से सामने आई, जहां बारिश की वजह से सड़कों पर पानी भर गया, जिससे गाड़ियों की रफ्तार धीमी पड़ गई। सड़क और मकान में पानी भरने से लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। पश्चिम बंगाल के कोलकाता और आसपास के जिलों में बारिश से मरने वालों का आंकड़ा 10 तक पहुंच गया है। इसमें 8 मौतें सिर्फ कोलकाता में हुई। बिहार के हाजीपुर में गंगा का रौद्र रूप देखने को मिला। गंगा में कटान के बाद कई घर पानी में समा गए, लोगों के आशियाने तबाह हो गए। गंगा में समाते घर की तस्वीरें डराने वाली हैं। गंगा नदी में अचानक जलस्तर बढ़ने के कारण खतरा बढ़ गया। लोगों की बेबसी ऐसी कि कुछ किया नहीं जा सकता। गंगा के प्रकोप से आसपास के लोगों के घर पानी में समा रहे हैं। हाजीपुर के गांव गणियारी में 12 से ज्यादा घर गंगा में विलीन हो रहे हैं। गंगा नदी में तेज कटाव ने गणियारी गांव में भारी तबाही मचा दी। पिछले 2 दिनों में दर्जनों घर मकान गंगा में समा गए। आसपास खड़े लोग बेबस होकर मलबे को देख रहे हैं। उनके पास कोई चारा नहीं, बेबसी और लाचारी है। हालात ये हो गए हैं कि लोगों की फसलें भी बर्बाद हो गईं। आसपास के गांवों में पानी भर गया, लोगों के घर से छत छिन गई। अभी लोगों तक प्रशासन की मदद नहीं पहुंची। महाराष्ट्र में मूसलाधार बारिश ने हाहाकार मचा रखा है। लोगों को घरों में पानी का सामना करना पड़ रहा है। बाढ़ के कहर के बीच रेस्क्यू ऑपरेशन भी लगातार जारी है। सोलापुर में घर में फंसे लोगों का हेलीकॉप्टर से रेस्क्यू किया गया। और मूसलाधार बारिश के बाद महाराष्ट्र के कई हिस्से बाढ़ की चपेट में हैं। सोलापुर में बाढ़ ने ऐसा तांडव मचा रखा है कि मंदिर डूब गए, लोगों के आशियाने डूब गए। हालात ये हो गए हैं कि कई गांव में पानी भरने के कारण स्थानीय लोग फंस गए हैं। किसानों की फसलें डूब गई। लोगों की मुश्किल बढ़ता देख रेस्क्यू टीम ने राहत बचाव कार्य तेज कर दिया है। सोलापुर में पानी का प्रकोप देखिए, घर के बाहर सैलाब है और लोग घरों की छत पर फंस गए हैं। घर का आधे से ज्यादा हिस्सा पानी में डूब चुका है। लोगों का रेस्क्यू करने के लिए हेलीकॉप्टर की मदद लेनी पड़ी। हेलीकॉप्टर से सेना ने एयरलिफ्ट कर लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला। इस दौरान मौके पर प्रशासन और पुलिस की टीम मौजूद रही। रेस्क्यू के बाद लोगों ने राहत की सांस ली और प्रशासन का आभार जताया। कल यानी 25 सितंबर को आप जी न्यूज को बिल्कुल नए अंदाज में देखेंगे। जी न्यूज को नए अवतार में देखेंगे। कल से जी न्यूज बदलने वाला है। कल से जी न्यूज ट्रेंडी लुक में आपके सामने हाजिर होगा। इंतजार कीजिए कल तक का। खबरों का तेवर भी अलग होगा, लेकिन खबरें बिल्कुल वैसी ही रहेंगी, धारदार रहेंगी। अंदाज और अंदाज़े बयां बेहद अलग होगा। क्यों बदलना है? अरे क्योंकि बदलाव जरूरी है। पहचान नहीं छोड़नी चाहिए। पहचान कौन छोड़ रहा है? तेवर वही रहेंगे, लेकिन अंदाज नया होगा। कैसे बदल रहे हैं, देखते रहिए, जवाब मिलेगा। दुनिया को पता चल जाएगा, सब बदल जाएगा। 25 सितंबर, खबर वही, अंदाज नया। जी न्यूज। जी न्यूज।